नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी आप सभी का स्टडी विथ जितेंद्र चैनल पर स्वागत है। आज हम दक्षिण भारत के वंशों में हम राष्ट्रकूट वंशों को देखेंगे। ये एक महत्वपूर्ण वंश है क्योंकि इसने मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में और यहाँ तक कहें तो कन्नौज तक इसका विस्तार देखने को मिलता है और ग्वालियर होते हुए ये कन्नौज की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि त्रिपक्षीय संघर्ष होता है कन्नौज के लिए, जिसमें एक राष्ट्रकूट, यही वो शक्ति है, राष्ट्रकूट दक्षिण की तरफ से आती है, और गुर्जर प्रतिहार और आपके पाल, इन तीनों ही शक्तियां जो होती हैं, त्रिपक्षीय युद्ध भी बोलते हैं इसको, और ये तीनों संघर्ष करती हैं कन्नौज के लिए। क्योंकि हर्षवर्धन के काल में ही कन्नौज की महत्ता आपको देखने को मिल गई है ना। तो अब कन्नौज के लिए युद्ध होगा, यानी कन्नौज पर कौन अधिकार करेगा। इसमें राष्ट्रकूट ने भी कई बार अल्प विजय पार की है, और फाइनली यदि हम देखा जाए कि कौन जीता है तो गुर्जर प्रतिहार जीती है। पर हाँ, कुछ बार या कुछ समय के लिए राष्ट्रकूटों ने भी वहाँ अधिपत्य देखा है। तो अब कन्नौज तक जाएंगे तो आप सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश तो क्रॉस हो ही गए आप, तो यानी मध्य प्रदेश में भी हमें इसके एविडेंस देखने को मिले हैं। अब हम इसको देखेंगे, जैसा कि हमने भी सारे वंशों को देखा है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आपने पहले ही लेक्चर में हमने बताया था, इनकी उत्पत्ति जो देखने को मिलती है वो आपके बादामी के चालुक्य हैं, ये इनके सामंत हैं। क्योंकि पूरा क्रम ही आपको याद हो गया होगा, मौर्योत्तर काल के बाद सातवाहनों के सामंत के रूप में हमें वकाटक देखने को मिलते हैं, वकाटकों के सामंत के रूप में हमें बादामी के चालुक्य देखने को मिलते हैं, और बादामी के चालुकों के सामंत के बाद राष्ट्रकूट देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक वंश और आता है नीचे, कल्याणी के चालुक, जो राष्ट्रकूट के सामंत थे। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में हम परमार वंश को देखेंगे। तो परमार किनके सामंत हैं या परमारों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो राष्ट्रकूटों के ही सामंत परमार है, यानी राष्ट्रकूटों का अधिपत्य मालवा में रहा, इससे स्पष्ट हुआ है। और जब वो दक्षिण की तरफ वापस आए, क्योंकि राष्ट्रकूटों का संघर्ष परस्पर किससे चल रहा है, सामान्यतः पहलवों से भी चल रहा है, पल्लवन से भी चल रहा है, तो उन्हें बार बार दक्षिण की तरफ आना पड़ रहा था। तो उन्हें इनके सामंत के रूप में हमें परमार वंश भी देखने को मिलेगा, तो ये एमपी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है। अब आते हैं, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, कौन संस्थापक है, कौन कौन से प्रमुख वो शासक है जिनका मध्य प्रदेश से संबंध रहा है, यानी संबंध के तौर पर कहने का आशा है या तो उनका क्षेत्र विस्तार रहा हो, साक्ष्य मिले हो, या उनके नियंत्रण में मध्य प्रदेश रहा हो। क्योंकि एमपी के इतिहास में तो यही पूछा जाएगा कि इस समय मध्य प्रदेश में, जैसे अभी परमार वंश पे प्रश्न आ जाए कि परमार वंश किसके सामंत है, तो आपको टिक करना होगा राष्ट्रकूटों के सामंत है। अब राष्ट्रकूट के बारे में आप कुछ नहीं जानते तो टिक नहीं कर पाओगे आप। और राष्ट्रकूटों ने मध्य प्रदेश को क्रॉस करके कन्नौज तक अधिकार लिया है कई बार। तो इस सारी चीज़ों को आपको देखने के लिए, जिस तरीके का इतिहास हम यहाँ से डील कर रहे हैं, आप वैसा यहाँ पढ़ते रहें। राष्ट्र हम कल्याणी के चालुक्यों को नहीं देखेंगे, हम केवल दक्षिण में इसी भर को भी यहाँ समझेंगे। इसके बाद हमारा राजपूत काल चालू हो जाएगा। चलिए हम इसको देखते हैं बाई मैप, कौन कहाँ है। पहले तो सबसे पहले हम राष्ट्रकूटों का क्षेत्र ही देखेंगे कि इनका क्षेत्र कहाँ है। जिस तरीके से हमने सारे वंश को देखा है, और क्षेत्रों में भी हम हमेशा मूल क्षेत्र की बात हमेशा करते हैं कि आय बेसिकली कहाँ से है, ठीक है। बाकी तो इनका विस्तार हमने बताया है, काफ़ी लंबा जाना है इन उत्तर भारत तक। तो इनको छोटे से एक मैप में हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। ये लातूर जिला जो आपको देखते हैं महाराष्ट्र में, वहाँ के ये देखने को मिलते हैं कि वहाँ से ये हैं। और इसके बाद जो बीदर आपका पड़ता है कर्नाटक में, वहाँ इसके बाद वो एलिचपुर बरार वाले रीजन में राज्य की स्थापना करते हैं। तो वो हम सारी चीज़ों को यहाँ देखेंगे। अब हम देखते हैं कि इनका यदि विस्तार देखा जाए, तो ये आपने गुजरात राज्य देखा, गुजरात के बाद ये आपका मध्य प्रदेश की तरफ हम देखते हैं। मध्य प्रदेश के बाद हम यहाँ गोवा देख लेते हैं, और किस तरीके से बीच में तेलंगाना राज्य भी आप निकाल लें उसको, और ये केरल हुआ। ये रफली एक डायग्राम आपने यहाँ देखा। एग्जैक्ट के लिए अब आप एटलस का इस्तेमाल करें, वहाँ से देखें। तो शुरुआत में यदि हम इनको देखें
बाद में इनकी राजधानी मान्यखेत वगैरह है, उनको हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो हमें एक लोकेशन दिखती है और एक यहाँ लोकेशन, तो ये तो हमें लातूर वाला रीजन दिखता है, यानी मूल रूप से इनको हम क्या देखेंगे, लातूर, लातूर जिला, बीदर, ठीक है ना, लातूर जिला और बीदर माना गया। बीदर यानी बीदर कर्नाटक के पास है, माना गया। ये बीदर की लोकेशन है, ठीक है ना। अब बाद में ये जब, क्योंकि ये सामंत होते हैं चालकों के, तो उनको जब पराजित करते हैं तो ये अपना क्षेत्र का विस्तार थोड़ा सा करते हैं। एलिचपुर बरार यानी ऊपर की तरफ, महाराष्ट्र में पड़ता है, एलिचपुर बरार में राज्य की स्थापना करते हैं। तो ये आपने मोटा मोटा जाना कि ये किस तरीके से। अब ऊपर हम जब बढ़ेंगे तो ये आपका विदर्भ, ये आपका बरार वाला रीजन होगा, नीचे तो विदर्भ वाला है। तो यहाँ की तरफ ये क्या करते हैं, देखा जाए मोटा मोटा तो यहाँ इनका एक राज्य का शुरुआत में देखने को मिलता है। अभी जो राजधानी बनेगी इनकी, हम राजधानी को भी यहाँ, राजधानी यहाँ देखने को मिलेगी, और ये है राजधानी इनकी मान्यखेत, ठीक है। तो अगला लिखेंगे आप राजधानी। अब राजधानी कौन सा शासक शहर बसाएगा फिर राजधानी बनाएगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और यही आपको लास्ट में बता देंगे कि इनका विस्तार हमें कहाँ तक देखने को मिला है, ठीक है। अब हम राजधानी हम यहाँ लिख दे रहे हैं। एक एक चीज आप यहाँ समझेंगे। मान्यखेत राजधानी हो गई। इसके बाद उत्पत्ति पर बात आती है कि ये कहाँ से आए। उत्पत्ति पर हम बात करें तो ये बादामी के चालुक्यों के सामंत हैं, सामंत थे, ठीक है। और एक चीज और इसमें देखा जाए, हम राजधानी, राजकीय संरक्षण इन्होंने दिया था जैन धर्म को, तो वो भी आप यहीं लिख लेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। राजकीय संरक्षण तो लिखेंगे आप जैन धर्म को, जैन धर्म, ठीक है। ये आपने कुछ बेसिक जाना। अब संस्थापक हम जो पहला शासक है दंतिदुर्ग पढ़ाएंगे वही इसके संस्थापक होंगे, तो अलग से नहीं लिखा रहे हैं, पर हाँ कुछ विशेष पॉइंट आप जरूर लिखें जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से जानना जरूरी है। फिर हम प्रमुख शासकों पर चर्चा करेंगे। विशेष में देखेंगे हम पहला फैक्ट देखें आप, एक इतिहासकार होते हैं अबू, इतिहासकार है आपके अबू जैद। अबू जैद के अनुसार क्या है, राष्ट्रकूट महिलाएं, राष्ट्रकूट महिलाएं पर्दा नहीं करती थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आ जाता है कई बार। दूसरा फैक्ट लिखें आप, जो अरबी व्यापारी मुसलमान आते थे या इनके राज्य में, ऐसा लिख लें आप लोग, इनके राज्य में अरबी मुसलमानों को व्यापार, बसने, इस्लाम धर्म का प्रचार करने, और मस्जिद बनाने की अनुमति थी। यहाँ बनाने की अनुमति थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है।
और तीसरा फैक्ट जो एमपी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, यहाँ इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं था ये दूसरा फैक्ट मध्य प्रदेश के संबंध में, पर तीसरा इंपॉर्टेंट है। क्या है? परमार जो वंश के शासक देखने को मिलेंगे आपको उत्तर भारत में, परमार वंश जो मालवा में देखेंगे तो लिखेंगे उत्तर भारत के परमार वंश, इनके सामंत हैं। इनके सामंत का मतलब या तो लिख लो आप राष्ट्रकूटों के सामंत है, राष्ट्रकूटों के सामंत हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट तीन विशेष बात आप याद रखेंगे यहाँ। क्या कि राष्ट्रकूटों की जो महिलाएं हैं वो पर्दा नहीं कर रही हैं या नहीं करती थी वहाँ, ये देखने को मिला। और किसके ये कहाँ से एविडेंस मिलता है? अबू जैद के अनुसार। इसके बाद जो अरबी व्यापारी आते थे मुसलमान, उनको यहाँ व्यापार करने, बसने, इसके साथ धर्म का प्रचार करने और मस्जिद बनाने की उनको यहाँ क्या थी? छूट थी या अनुमति दी गई थी। ठीक है, अनुमति लिख सकते हैं या बनाने की छूट भी लिख सकते हैं, छूट थी। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें देखी। अब हम प्रमुख शासकों की तरफ बढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आपने जानी, लोकेशन जानी कि शुरुआत में वो लातूर जिला से बढ़े और इसके बाद उन्होंने अपना विस्तार किया। तो शुरुआत में तो ये विदर्भ की तरफ बढ़े, वो भी बताएंगे आपको, है ना। अभी इस मैप को बना रहने दो ताकि हम इसमें विस्तार वगैरह और चीज़ें भी आपको बताते रहें। तो अगला सब हेडिंग डालेंगे आप प्रमुख शासक। पहला शासक जो है वो संस्थापक भी हैं, दंती दुर्ग इनका नाम है, और ये गद्दी पर बैठते हैं 753 से लेकर 756 एडी के मध्य। ये क्या है? ये संस्थापक हैं। तो लिखेंगे संस्थापक हैं, राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग के संस्थापक देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला तथ्य देखा जाए, ये संस्थापक बने कैसे या इन्होंने राज्य की स्थापना किस तरीके से की। तो लिखेंगे इन्होंने 1752 एडी में, 52 एडी में बादामी के चालुक्यों के अंतिम शासक कीर्तिवर्धन थे आपके, कीर्तिवर्मन थे, सॉरी, कीर्तिवर्मन को या कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो आपने जाना कि इन्होंने किस तरीके से राज्य का विस्तार किया। अगला तथ्य यहाँ देखेंगे, इन्होंने शुरुआत में क्या करते हैं, ये विदर्भ के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखेंगे इनके बारे में कि इन्होंने क्या किया विस्तार के रूप में, इन्होंने विदर्भ जागीर का विस्तार किया। क्या लिखेंगे? इन्होंने विदर्भ जागीर का विस्तार करते हुए ऊपर क्या है, मालवा तक करते हुए उज्जैन के, यानी मालवा तक पहुंच गए एमपी के, उज्जैन के गुर्जर शासक को पराजित किया। तो इसी उपलक्ष्य में कह सकते हैं, खुशी के चक्कर, अब ये कहाँ बढ़ रहे हैं, ये विदर्भ की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और कहाँ तक पहुंच गए हैं, यहाँ इन्होंने उज्जैन के शासक को क्या कर दिया है, पराजित कर दिया है, गुर्जर। यानी ये अब आप देख रहे हैं तो एमपी की तरफ विदर्भ वाला नीचे वाला एरिया है, आपको पता ही है। तो इस तरीके से राज्य का क्या हो रहा है, विस्तार देखने को मिल रहा है। और इस उपलक्ष्य में इन्होंने हिरण्यगर्भ यज्ञ प्लस तुलादान यज्ञ करवाए। ये जो हिरण्यगर्भ यज्ञ होता है, इसमें ब्राह्मणों द्वारा कराया जाता है और इसमें सोने वगैरह इसमें दान दिए जाते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने ये करवाए थे। कई बार इसके संबंध में ये भी बात आती है कि जो
इनको कराने के बाद जो आप क्षत्रिय नहीं है तो क्षत्रिय के रूप में माने जाते हैं, ठीक है ना, ऐसा कहा गया है। तो आप तो जाने के ब्राह्मणों द्वारा इसमें सोने का दान होता है, तो इन्होंने कराया यहाँ। इसके बाद इन्होंने एक और फैक्ट लिखे आप, एलोरा के मंदिर में, या हम कह सकते हैं कि इन्होंने एलोरा में, जो एलोरा की गुफा वगैरह देखते हो महाराष्ट्र में, इन्होंने एलोरा में दशा अवतार मंदिर का निर्माण करवाया। थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, फिर भी आपको बता दिया, यहाँ करवाया था। अब क्योंकि दंती दुर्ग की कोई संतान नहीं थी, तो फिर अब अगला शासक जो बनता है कृष्ण प्रथम, वो इनके चाचा होते हैं। तो अगले शासक को आप लिखें, दूसरे शासक हम अब पढ़ाने वाले हैं। दशा अवतार मंदिर का निर्माण करवाया, ऐसा लिख लें आप, निर्माण दशा अवतार मंदिर की स्थापना कराई थी इन्होंने, स्थापना करवाई थी। अब दूसरे शासक देखें आप, इंपॉर्टेंट, वो है आपके कृष्ण प्रथम, कृष्ण फर्स्ट है, और इनका समय जो है 756 से लेकर 773 एडी के मध्य है। और एक फैक्ट और लिखेंगे यहाँ, दंती दुर्ग के चाचा हैं, क्योंकि वो उनकी कोई संतान नहीं थी, दंती दुर्ग के चाचा हैं, ठीक है। और इनके बाद देखा जाए तो इन्होंने जो चालुक्यों को था, इन्होंने चालुक्यों का अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, यानी जो बचे हुए चालुक्य थे उनको इन्होंने पूर्ण रूप से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो लिखेंगे इन्होंने चालुक्यों का पूर्ण रूप से अस्तित्व समाप्त कर दिया था। इसके बाद एक फैक्ट और जान ले आप इसमें, कि इसके साथ साथ जो बैंगी के चालुक्य थे, ऐसा हम कर सकते हैं, प्लस लगा ले आप, साथ ही बैंगी के चालुक्य और मैसूर के गंग, ठीक है ना, मैसूर के गंगों ने, या गंगे लिखें आप, प्लस मैसूर के गंगे ने प्रभु सत्ता स्वीकारी। एक फैक्ट और लिख लें आप, इन्होंने भी एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था, इन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया, स्थापना की, ठीक है, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। अब इनके दो पुत्र हुए, पुत्रों को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, या दो पुत्र को देख लें आप इनके, बस क्योंकि अगले शासक भी बनने वाले हैं। तो हमें देखने को मिलते हैं गोविंद द्वितीय, और दूसरे हैं आपके ध्रुव फर्स्ट, ठीक है ना। तो अगले शासक गद्दी पर कौन बैठेंगे? गोविंद द्वितीय। क्योंकि आपने सारे वंशों को बहुत अच्छे से देखा है, इसको थोड़ा सा हमने कुछ पॉइंट्स ज़्यादा लिखा दिए। अब इसको भारतीय इतिहास में ज़्यादा अच्छे से पढ़ते ही हैं, फिर भी आपको एक समझ बनी रहे, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री भी इसको पढ़ना ही है आपको। अगले शासक के रूप में हम लिखेंगे, इनका पुत्र बनता है गोविंद तृतीय, नाम भर लिखना है गोविंद द्वितीय, और समय देखा जाए तो वो 773 से 780 एडी के मध्य रहते हैं। इसके बाद अगले शासक इनका भाई कह लें अपन, जो बनता है ध्रुव प्रथम, ठीक है ना, ध्रुव फर्स्ट कह लें, और 780 से लेकर, ये काफ़ी लंबे रहते हैं, आपके 793 तक हैं। इन्होंने क्या किया, इनके संबंध में हम लिखते हैं, त्रिपक्षीय जो हम संघर्ष की बात कर रहे थे, कन्नौज के लिए हो रहा था, तो उन्होंने इस युद्ध की शुरुआत करता है ये आदमी, कौन सा? ध्रुव। तो लिखेंगे
त्रिपक्षीय संघर्ष की, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। अब जब संघर्ष की शुरुआत की तो युद्ध हुआ होगा, तो इसने प्रतिहार शासक, क्योंकि इसमें गुर्जर प्रतिहारी थे तो गुर्जर प्रतिहार लिख लें आप, क्योंकि अभी गुर्जर प्रतिहार आगे हम पढ़ाने ही वाले हैं आपको। गुर्जर प्रतिहार बसराज प्लस पाल वंश के धर्मपाल को पराजित किया, ठीक है ना। और जब पराजित कर चुका है, अब क्योंकि कन्नौज कहाँ है आप देखें तो ये गंगा है, यहाँ मध्य प्रदेश से यमुना बह रही है, ये यमुना है, ये गंगा रिवर है, और कन्नौज हमें यहाँ देखने को मिलता है। लगभग लोकेशन हम उसकी यहाँ देख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कन्नौज की तरफ अब लोग बढ़ रहे हैं। तो कन्नौज क्या हो रहा है, ये पूरा क्षेत्र देखा जाए किसके कवर में आ रहा है, राष्ट्रकूटों के। तो कन्नौज पर ये हराते हैं। तो अब जब ये हरा देता है तो अब क्योंकि गंगा यमुना तक नदी तक पहुंच चुका है, इसलिए जब राजकीय चिन्ह, पेन बदल लें आप यहाँ और लिखेंगे इस जीत के पश्चात, पहले पूरा लिख लें पॉइंट हम, इस जीत के पश्चात क्या करता है वो, राजकीय चिन्ह किसको बनाता है, गंगा यमुना को, गंगा यमुना को, नदियों को प्रतीक चिन्ह के रूप में रखता है, ताकि पता चले कि इसने वहां तक जीत हासिल कर ली है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्रुव का पहली बार त्रिपक्षीय संघर्ष में शुरुआत आपको याद आ गया। जब आप भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में वहां देखा जाएगा। ध्रुव का पुत्र आता है इसके बाद गोविंद तृतीय, यानी अगला शासक 5 नंबर डाल दें हम, गोविंद तृतीय गद्दी पर बैठता है। ये बहुत प्रतापी शासक है, ठीक है ना। अब जब हम प्रतापी बोले हैं तो इसके बारे में 793 से लेकर 814 एडी तक ये रहता है, ठीक है। और एक फैक्ट और लिख लें आप कि ये ध्रुव का पुत्र है, ध्रुव का पुत्र है। और पहला ही तथ्य लिखें, यह एक प्रतापी शासक है। अभी हम इसके लड़के को पढ़ाएंगे, वो महान शासक है, प्रतापी शासक था। अब प्रतापी बोला है तो कुछ ना कुछ इसने जीत जरूर हासिल की होगी क्षेत्रों में। तो लिखेंगे, एक एविडेंस के साथ हम लिखाएंगे, आप लिखेंगे सज्जन ताम्रपत्र के अनुसार क्या किया इसने, अब वो लिखेंगे के अनुसार ये दक्षिण की तरफ बढ़ता है और पहला पांड्य, केरल और गंगे का एक संघ बनता है। उस संघ को क्या करता है, ये केरल गंग राजाओं द्वारा, इन सभी राजाओं द्वारा या सभी शासकों द्वारा बनाया गया संघ तोड़ देता है, यानी सबको देता है, हरा देता है कुल मिलाकर। एक तो आपने ये देखा, यहां तक तो आप लिख ही चुके, इसको हम रफ कर रहे हैं। और क्या किया इसने, इसी लेख के अनुसार इसने हिमालय तक भी, दक्षिण में देख लिया आपने अभियान क्या किया, बनाए गए संघ को तोड़ देता है, नष्ट कर देता है। साथ ही अब वो उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, साथ ही हिमालय तक सैन्य अभियान किया,
अभियान किया है तो उसमें क्या देखा इसने, मालवा, कौशल, नेपाल के तराई तक पहुंच गए हैं, और कलिंग माने उड़ीसा को भी ये कलिंग तक क्या कर लेता है, अपने साम्राज्य का कलिंग को जीत लेता है। यानी मालवा जीत लिया, कौशल जीत लिया, कलिंग को जीत लेता है। यानी अब आप देख रहे हैं ये कहां तक पहुंच गया, पूरा क्षेत्र इसके कंट्रोल में है। ये मालवा आ गया है, महाराष्ट्र आ रहा है, और नीचे आप देख रहे हैं इसने बीदर वगैरह, ये क्या कहते हैं आप, यहाँ कलिंग को भी जीता है। तो ये लंबा क्षेत्र इसका क्या हो रहा है, इसका विजय अभियान की तरफ हम देख रहे हैं। और नीचे आप देख रहे हैं पहला चालुक्य भगो, यानी ये पूरा एक लंबा क्षेत्र हम कहें इसका इस शासन ने इसको खींच के रखा। यहाँ मध्य प्रदेश के पूरब में नहीं है, जबकि आपको बताएं हमें पूरब की तरफ नहीं जाना है, एक लंबा क्षेत्र पर इसका हमें क्या देखने को विस्तार मिल रहा है। ठीक है, अब क्योंकि त्रिपक्षीय युद्ध तो चालू हो ही चुका है, उसमें ये भी जाएगा, पार्टिसिपेट करेगा, और लिखेंगे क्या करेंगे, लिखेंगे आप इसने पाल शासक, क्योंकि त्रिपक्षीय युद्ध तो बार बार चल रहा है, कई बार ये जीत रहे हैं, कई बार गुर्जर जीत रहे हैं, तो लिखेंगे इसने भी पाल शासक धर्मपाल प्लस, और इसमें गुर्जर प्रतिहार के शासक बदल चुके हैं, नागभट्ट आ गए हैं, गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट को पराजित किया। अब ये हम बाद में बताएंगे आपको त्रिपक्षीय में कितने चरणों में युद्ध हुआ, वो बाद में देखेंगे आप चीजें। अब और फैक्ट क्या लिखना है इसमें हमें ये देखना है मध्य प्रदेश में हमें इसके अनेक दान पत्र प्राप्त हुए, तो लिखेंगे मध्य प्रदेश में इनके अनेक दान पत्र प्राप्त हुए। एक तो ये देखा आपने, दूसरा बुंदेलखंड वाले रीजन में इनका संघर्ष होता है प्रतिहारों से, तो लिखेंगे बुंदेलखंड में प्रतिहारों से संघर्ष होता है इनका। ठीक है, तो ये फैक्ट भी लिखेंगे आप। और एक फैक्ट लिखना चाहे तो लिखेंगे मंदसौर के इंद्रगढ़ में इसके अभिलेख मिले हैं। चाहो तो एक फैक्ट और लिख लें आप, यहाँ लिखा दे रहे हैं, मंदसौर के इंद्रगढ़ में इसका अभिलेख मिला है। ठीक है, अब ये प्रतापी शासक था, तो हमने आपको स्पष्ट किया कि इसने पहले दक्षिण की तरफ बढ़ा, दक्षिण की तरफ बढ़ने में तो आपने क्या देखा कि इसने पहलव, पांड्य, केरल और यहाँ तक कि गंगों का एक संगठन बना था, संघ बना था, उसको इसने क्या किया, पराजित किया, नष्ट किया। फिर जब इसके बाद ये उत्तर की तरफ बढ़ता है तो मालवा, कलिंग, कौशल तक ये सारी चीज़ों को जीत लेता है, और बुंदेलखंड वाले रीजन में प्रतिहारों से संघर्ष होता है। यानी इसने अब ये क्षेत्र जो हम आपको यहाँ डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये पूरा विस्तार, कन्नौज की लोकेशन भी आपको दिख गई है, और ये पूरा विस्तार यहाँ से होता है इनका। ठीक है ना, यानी ये पूरा रीजन ये कवर कर लेते हैं। अब अगले शासक देखेंगे, इनका पुत्र आता है, अब वो महान शासक है। ठीक है ना, उसको हम महान शासक के रूप में रखेंगे, क्योंकि वो क्षेत्र तो विस्तार इसके पिता ने कर ही दिया है। अब वो क्या करेगा, उसकी नीतियां थोड़ी सी अलग होंगी, क्योंकि उसको दक्षिण का अशोक भी कहते हैं, और सज्जन ताम्रपत्र लेख में तो उसको यहाँ तक कहा गया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से ज़्यादा महान था। तो उसके बारे में देखेंगे, विद्वान शासक था, उसने कन्नड़ भाषा में भी ग्रंथ लिखे हैं और संस्कृत भाषा में भी लिखे हैं, उसी ने वो राजधानी मान्यखेत बनाई है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट शासक आता है अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष 814 से गद्दी पर बैठता है, 878 एडी तक काफ़ी लंबा शासन देखने को मिला, और लिखेंगे यह एक महान शासक था। इनके पिता को हमने प्रतापी शासक बताया, क्योंकि उसने काफ़ी क्षेत्रों का विस्तार किया है। अब हम इसको रब कर दे रहे हैं यहाँ, ताकि लिखने में थोड़ा सा आसानी हो। देखेंगे यह एक महान शासक है। ठीक है,
दूसरा फैक्ट लिखेंगे, इसका जन्म के संबंध में जरूर आता है, क्योंकि नर्मदा नदी के तट पर देख लें आप, जन्म इसका कहाँ हुआ था, क्योंकि इसके पिता तो आप अभियानों में ही रहे, तो इसका जन्म संभवतः कहाँ होना चाहिए, युद्ध शिविरों में हुआ है, ठीक है ना। और एक शासक और है जिनका युद्ध शिविर में लड़ाई करते समय उनका जन्म हुआ है, उसका नाम आप कमेंट में लिखें। जन्म में देखें हम क्या लिखेंगे, हम नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर श्री भवन, एक जगह है श्री भवन, तट पर श्री भवन के निकट युद्ध शिविर में, युद्ध शिविर में हुआ है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो लिखेंगे आप, कि जो इसने राजधानी बनाई है, पहले तो इसने मान्यखेत नामक शहर बसाया, फिर राजधानी बनाई, यानी ये नीचे की तरफ जो लोकेशन हमने दिखाई थी मान्यखेत की, वहाँ तो लिखेंगे मान्यखेत नामक शहर बसाया और राजधानी बनाई, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब क्योंकि ये स्वयं विद्वान शासक था, तो अब इसके बारे में हम और फैक्ट लिखेंगे। यह एक विद्वान शासक था। अब विद्वान शासक था तो कोई ग्रंथ लिखे होंगे, तो एक इन्होंने कन्नड़ भाषा में लिखा है और दूसरा इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है। दोनों को हम लिखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और सबसे तो कन्नड़ भाषा में जो लिखा है वो लिखा है इन्होंने कविराज मार्ग, कविराज मार्ग। और संस्कृत भाषा का जो इनका ग्रंथ है वो है रत्न मलिका। दोनों को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसे दक्षिण का अशोक कहते थे। अब जो चीज़ इनके बारे में फेमस है वो लिखें, इन्हें दक्षिण भारत का अशोक कहा जाता है। ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट रखें, कहा जाता है। इसको थोड़ा हमें ज़्यादा डिटेल ही पढ़ा दिया एमपी के संदर्भ में, फिर भी आप ध्यान रखें। और जो सज्जन ताम्रपत्र है उसके अनुसार तो इनको पत्र के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान बताया है। चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान बताया है, ठीक है, बताया है। बाद में इन्होंने जिनसेन के प्रभाव में आकर आपका जैन धर्म स्वीकार लिया था, तो वो भी लिख लें। जिनसेन के प्रभाव में आकर जैन धर्म स्वीकार लिया। थोड़ा सा ज़्यादा जरूर हो गया एमपी के संदर्भ में, पर जाने रहिए आप, ठीक है। अब इनके बाद इनका पुत्र आता है, उसको लिखेंगे हम। अब ज़्यादा नहीं देखना है, तो केवल हमें नाम देखते हुए आगे बढ़ जाना है। मेन शासक यही देखना था हमें, गोविंद तृतीय और अमोद वर्ष को। अब जो अगले शासक आएंगे इनके पुत्री हैं, नाम भर लिख दे रहे हम और उनका समय बता दे रहे हैं। कृष्ण द्वितीय आते हैं 1878 से लेके 914 एडी तक रहते हैं, ठीक है। ये पुत्र हैं किनके, अमोद वर्ष के, ठीक है। और ये भी
मालवा पर अपना अधिकार बचाने के लिए या मालवा को सुरक्षित करने के लिए गुर्जर प्रतिहारों से संघर्ष करते हैं। तो इतना लिख लें क्योंकि एमपी के संदर्भ में मालवा को सुरक्षित करने हेतु प्रतिहारों से संघर्ष करते हैं। इसके बाद अगला शासक आता है, इनका ही पुत्र होता है इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय समय है 914 एडी से लेकर आपका 929 एडी के मध्य। ये भी पुत्र है इसके कृष्ण द्वितीय के। इन्होंने भी प्रतिहार शासक महिपाल को हराया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इस इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे इन्होंने गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित किया, कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और दूसरा इस अवसर पर कह सकते हैं इन्होंने चेदी में एक विजय स्तंभ बनवाया। इसने चेदी यानी बुंदेलखंड की रीजन में इसने चेदी में विजय स्तंभ बनवाया। अब एमपी में यही पूछा जा रहा है किस राष्ट्रकूट शासक ने आपके चेदी वाले रीजन में विजय स्तंभ बनवाया है। तो आपको याद होना चाहिए इंद्र तृतीय। अब एकदम से पता नहीं चलेगा इंद्र तृतीय कहाँ से आया है, तो ये पूरा आप पढ़े रहोगे लेक्चर तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अब अगला शासक देखें आप, इंद्र तृतीय तक हो गए और इन्होंने एक लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, इसने मालवा पर आक्रमण कर कल्पप्रिय मंदिर के सूर्य मंदिर को तोड़ा। इसने मालवा पर आक्रमण कर कालप्रिय, जिसको हम कल्पी भी बोलते हैं, के सूर्य मंदिर को नष्ट किया। दो शासकों के नाम हैं वो लिखा दे रहे हैं हम। कृष्ण तृतीय आए इसके बाद गद्दी पर, कृष्ण तृतीय है और इनका समय देखा जाए तो 929 से 967 एडी तक रहे हैं। इनका हमें छिंदवाड़ा में अभिलेख प्राप्त हुआ है, नीलखंडी शिलालेख। हाँ, नीलखंडी शिलालेख है तो लिखेंगे छिंदवाड़ा में नीलखंडी शिलालेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके बाद दो शासक हैं, उनके नाम पर लिखना है हमें, इंद्र फोर्थ और कर्क द्वितीय। इंद्र फोर्थ और अंतिम शासक जो हैं वो कर्क द्वितीय हैं, ये आपके अंतिम शासक होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपका राष्ट्रकूट वंश कंप्लीट होता है। आप जितना हमने यहाँ लिखाया है इसको आप 2 मिनट में सुन के हम टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। राष्ट्रकूट शासक हमने देखा, इसका विस्तार देखा, लातूर जिला इनका मुख्य क्षेत्र होता है। इसके बाद ये ऊपर की तरफ यानी एलिचपुर राज्य बरार वाले रीजन में स्थापना करते हैं राज्य की। और इन्होंने जैन धर्मों को संरक्षण दिया था राजकीय, और उत्पत्ति के रूप में देखा जाए तो ये बादामी के चालकों के सामंत थे, ठीक है ना। राजधानी इनकी मान्यखेत अमोद वर्ष ने बनवाई थी, अभी आपने देखा शहर बसवाया था। इसके बाद दंती दुर्ग गद्दी। अच्छा, इनमें जो हमने कुछ विशेष बातें लिखाई थी कि अबू जैद के द्वारा कि राष्ट्रकूटों की महिलाएं पर्दा नहीं करते और अरबी मुसलमानों को व्यापार करने, बसने, धर्म का प्रचार करने, मस्जिद बनाने की अनुमति थी। और परमार जो आपके शासक थे वो इनके ही सामंत थे। दंती दुर्ग का शासन पहला स्थापना करता है। चालुक्य बादामी के चालकों को जो अंतिम शासक होते हैं उनकी हत्या करके, उनको पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है, विदर्भ वाले क्षेत्र में बढ़ता है, ठीक है ना। दंती दुर्ग का कोई पुत्र नहीं होता, इसलिए उनके चाचा गद्दी पर बैठते हैं, उनके भी 2 लड़के होते हैं। उनमें हम गोविंद द्वितीय और ध्रुव को देखते हैं। ध्रुव को देखते हैं क्योंकि इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष जो होता है इसमें ये भूमिका अदा करता है। गुर्जर शासक वत्सराज और धर्मपाल को हराता है।
और इसके बाद वो यमुना गंगा राजकीय चिन्ह प्रतीक के रूप में बनवाता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट शासक आते हैं गोविंद तृतीय, जो प्रतापी शासक है, दक्षिण में अभियान करते हैं और ऊपर हिमालय तक जाते हैं। और उसके बाद अमोद वर्ष आते हैं, जो एक महान शासक के रूप में देखे जाते हैं, विद्वान हैं, उनकी रचनाएं भी हमने देखी यहाँ, और उनको दक्षिण भारत का अशोक भी कहते हैं। और आपको यहाँ तक कहा गया है कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय से भी महान थे। वो बाद में उन्होंने जैन धर्म स्वीकार लिया। इसके बाद उनके पुत्र कृष्ण द्वितीय हुए, उन्होंने भी मालवा के लिए संघर्ष किया, है ना। इसके बाद आपने लास्ट में इंद्र तृतीय देखा, जिन्होंने प्रतिहार शासक महिपाल को हराया और साथ ही साथ कन्नौज पर अधिकार किया, चेदी में एक विजय स्तंभ भी बनवाया। इस तरीके से आपके जो प्रमुख शासक थे उनको हमने देख लिया है। अंतिम शासक आपको ध्यान रख लेना है कर्क तृतीय। और इसके बाद जो हमारी क्लासेस होंगी, हम यहाँ त्रिपक्षीय युद्ध नहीं देखेंगे क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम राजपूतों की उत्पत्ति देखेंगे अगली क्लास में। तो हमने दक्षिण भारत में हमें 3 वंशों को देखना था। हमने सातवाहन पढ़ाया है आपको, हमने वकाटक पढ़ाया है, हमने बादामी के चालुक्य पढ़ाए हैं और राष्ट्रकूट पढ़ा दिया। इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भारतीय इतिहास में तो और डिटेल पढ़ना है इसके अलावा। आज के लिए धन्यवाद।